गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साईं महाविद्यालय। जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंट में हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया, आपको समझाया, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अब चैप्टर सेकंड पे आते हैं। तो चैप्टर सेकंड का नाम लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की अवधारणाएं एवं प्रथाएं, ठीक है। तो लेखांकन की अवधारणाएं और प्रथाओं में क्या चीजें मिलती हैं हमें, उनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है लेखांकन की प्रकृति व विशेषताएं, ठीक है। उससे पहले हम लेखांकन की अवधारणा के बारे में कुछ बात करेंगे। तो लेखांकन की अवधारणा या फिर लेखांकन का जो सिद्धांत है वो समझते हैं कि सिद्धांत एक सामान्य नियम व कार्य के दिशा निर्देश हेतु बनाए गए कथित नियम है। यह आचरण या व्यवहार का आधार होता है। लेखांकन सिद्धांत वे नियम हैं जो रीति रिवाज, प्रचलित तरीकों या परंपराओं पर आधारित होते हैं और सभी लेखांकन व्यवहारों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत अचल नहीं होते, अपितु समय के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। तो जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है सिद्धांत, तो लेखांकन का सिद्धांत समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और चूंकि हम व्यापारिक गतिविधियों के लिए लेखांकन के सिद्धांतों को लेकर के आए हैं, तो हर तरह के रीति रिवाज के अनुसार, हर तरह के परंपराओं के अनुसार, हर तरह की प्रथाओं के अनुसार, हर तरह की कार्य प्रणालियों के अनुसार लेखांकन के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेखांकन के सिद्धांत की प्रकृति व विशेषता। तो सबसे पहले आता है लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति या उनकी विशेषताओं में मनुष्य द्वारा निर्मित लेखांकन कौन बनाता है? एक व्यक्ति द्वारा या एक व्यवसायी द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? व्यवसाय में हो रहे लेन देनों को व्यवस्थित रूप से या फिर खुद के समझने के लिए, स्पष्ट रूप से खुद को समझाने के लिए या दूसरों को भी समझाने के लिए या जानकारी देने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है? या तो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और ये तो व्यवसाय द्वारा। व्यवसायी भी एक प्रकार का मनुष्य होता है, तो इसी वजह से यह क्या है, मानव निर्मित है। विस्तृत दिशा निर्देश। विस्तृत दिशा निर्देश यानी लेखांकन बनाने का भी एक तरीका होता है ना। जिस तरीके का प्रयोग हम करते हैं लेखांकन को बनाने के लिए, तो उन तरीकों में हम कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण रखते हैं, स्पष्टीकरण भी रखते हैं, उसका वर्गीकरण भी करते हैं और उनको शुद्ध और सटीक जानकारी से प्रस्तावित करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विस्तृत दिशा निर्देश। नेक्स्ट है सर्वमान्य स्वीकृत नहीं। तो जैसा कि लेखांकन के सिद्धांत की बातें की जा रही, तो अभी आपको लेखांकन के कई सारे सिद्धांत के बारे में बताए जाएंगे। मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसकी सर्वमान्य स्वीकृति नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह तरह तरह के चूंकि सिद्धांत होते हैं, ठीक है। कोई एक लेखांकन सिद्धांत पर पूर्णतः मुहर नहीं लगी होती है, इसलिए यह पूर्णतः स्वीकृत नहीं होते। विकासशील में क्या हो जाएगा कि लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील है। इन पर प्रथाओं, रीति रिवाजों, वातावरणीय कारकों, पेशेवर संस्थाओं के विचारों, शासन तथा अन्य घटकों पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। सत्यापन का अभाव। लेखांकन सिद्धांत में सत्यापन का अभाव इट मीन्स जो जांच की जाती है, ठीक है। तो उस जांच में जो सत्यता होती है, लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार जो लेखांकन के अंदर की सत्यता होती है, पूर्णतः प्रामाणिकता होती है, वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सत्यापन के पूर्णतः बोल सकते हैं कि पूर्ण नहीं करता, ठीक है ना। यानी सत्यापन को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांत के मापदंड। तो यह 3 मापदंडों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पहला है औचित्य या उपयोगिता, कि किस प्रकार की हमारी उपयोगिता है किसी भी व्यवसाय में लेखांकन के सिद्धांतों को प्रयोग में लाने के लिए। दूसरा है उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता कहने का तात्पर्य
कि किस उद्देश्य के हिसाब से या फिर हम अपने प्रॉपर उद्देश्य के हिसाब से लेखांकन के सिद्धांतों या फिर लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग अपने व्यापारिक व्यवहारों में करते हैं। और तीसरा होता है व्यवहार। ठीक है, व्यवहार ऑलरेडी आप लोग जान चुके, व्यवहार यानी व्यवसाय ही है, व्यवसाय का ही यह हिस्सा। ठीक है ना, तो व्यापारिक व्यवहार जैसे हम लोग बात भी करते आए हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, उपयोगिता है पहला, दूसरा उद्देश्यपूर्णता और तीसरा होता है व्यवहार। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं इसमें जो प्रयोग में अंतर है, सिद्धांतों के जो प्रयोग में अंतर है। तो लेखांकन के सिद्धांत जो है तो हर सिद्धांत का अलग अलग प्रयोग है और हर सिद्धांत का अलग अलग प्रयोग जो है तो उन सभी प्रयोगों में कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, क्योंकि सभी सिद्धांत एक समान नहीं होंगे। अगर तीन सिद्धांत है तो तीनों सिद्धांतों की कार्यवाहियां या फिर तीनों सिद्धांत में कुछ कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण, ठीक है, या हम इसको प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है तो तीन मेन सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला आता है मूलभूत अवधारणाएं एवं मान्यताएं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है मूलभूत अवधारणाएं और मान्यताएं, सेकंड है मूलभूत लेखांकन सिद्धांत और थर्ड है परंपरा एवं प्रवर्तनीय लेखांकन सिद्धांत। अब इसमें आप देख करके समझ रहे हो, परंपरा प्रवर्तनीय यानी परंपरा से संबंधित, रीति रिवाजों से संबंधित, और जो है प्रवर्तनीय यानी बदला हुआ। तो फर्स्ट नंबर अपन आते हैं मूलभूत अवधारणाएं एवं मान्यताएं। तो पहला नंबर इसमें आता है व्यापार की इकाई अवधारणा। तो जैसा कि बताया जा चुका है कि व्यापार की या बिजनेस की यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स बाई यूनिट्स होती हैं। जैसा कि हमने शायद से बात किया था आप लोगों से कि एक फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री, उस कपड़े की फैक्ट्री में शर्ट के सभी पार्ट्स अलग अलग बनते हैं और अलग अलग प्लेस में बनते हैं, तो उन सभी की अलग अलग इकाई होती है। तो उन इकाई की अवधारणाओं को लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं पर या अवधारणाओं पर रखा गया है। ठीक है, फिर दूसरा आता है व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। तो व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा से यह तात्पर्य होता है कि जब व्यवसाय रन कर रहा होता है यानी चालू स्थिति में होता है। ठीक है, तो उसकी एक अलग अवधारणा होती है। ठीक है, कि उस अवधारणा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कैसी स्थिति की जानकारी रखते हैं, हमें मतलब पर डे या फिर जिस स्थिति में व्यवसाय है उस स्थिति में व्यवसाय को किस किस चीजों की या वस्तुओं की या फिर किस संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो दूसरा क्या आता है व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा, यह एक अलग लेखांकन सिद्धांत हो जाता है। फिर थर्ड आता है इसमें मुद्रा मूल्यांकन की अवधारणा। अब लेखांकन सिद्धांत में जिस व्यवसाय में वस्तुओं के मूल्यांकन का अलग, मुद्रा मूल्यांकन का अलग अवधारणा फेज होता है। ठीक है, यानी लेखांकन सिद्धांत की एक ऐसी अवधारणा जिसके जरिए हम व्यवसाय में व्यवसाय की मुद्रा मूल्यांकन को प्रभावित कर सके, प्रदर्शित कर सके। ठीक है, अगला आता है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा ये जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी या किसी भी प्रकार का लेखांकन करते हैं तो वह एक निश्चित अवधि के लिए होता है, तो उस अवधि के लिए लेखांकन सिद्धांत अलग बनाया हुआ है। तो यानी एक लेखांकन अवधि की अवधारणा वाला भी सिद्धांत होता है जिसके तहत हम व्यवसाय के लेखांकन अवधि मूल्यांकन करते हैं, उसके मुद्रा का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मूलभूत अवधारणाएं एवं मान्यताओं में ये चार मान्यताएं थी, अवधारणाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मूलभूत लेखांकन। मूलभूत लेखांकन में सबसे पहला आता है लागत लेखांकन सिद्धांत। ठीक है ना, यानी लागत का तात्पर्य आप सभी समझते ही होंगे। लागत का तात्पर्य क्या होता है, पूंजी लगाना या व्यवसाय में जो हमने लगाया हुआ है, चाहे वह संपत्ति हो या फिर वह दायित्व हो। ठीक है, वो किस में आता है, आपके लागत सिद्धांत में आता है। तो लागत सिद्धांत को हम थोड़ा सा एक
एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं कि यदि संपत्तियों का लेखांकन उस मूल्य पर किया जाना चाहिए जिस मूल्य पर इसे प्राप्त किया गया है, ठीक है, अर्थात लागत मूल्य पर, ठीक, तो लागत मूल्य पर ही इसका मूल्यांकन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि 1,20,000 रुपए हो और 90,000 रुपए हो, सॉरी, यदि व्यवसाय के लिए 1 लाख में कार खरीदी गई, यदि व्यवसाय में, ठीक है, व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए में कार खरीदी गई है, तो अंतिम खाते बनाते समय इसके बाजार मूल्य चाहे 1,20,000 हो या 90,000 रुपए पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कार का वास्तविक मूल्य क्या है? 1 लाख रुपए ही है। 1 लाख से कम या अधिक हो सकता भी है, ठीक है, परंतु लेखांकन 1 लाख रुपए से ही किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारी जो कार हमने खरीदी है ना, जो उसमें लागत लगी है वो सिर्फ क्या है? 1 लाख रुपए है। तो भले वो चाहे 1,20,000 में जाए या फिर 90,000 में जाए, लेकिन फिर भी हमको लागत कितने में डालनी है? लागत हमको 1 लाख रुपए ही डालनी है। द्विपक्षीय अवधारणा नेक्स्ट है, द्विपक्षीय अवधारणा। तो द्विपक्षीय अवधारणा में हम देखते हैं दोनों पक्षों को। दो पक्ष कौन से होते हैं? लेन और एक देन, यानी लेनदार देनदार या क्रेता या विक्रेता, ठीक है ना। तो यह अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, है ना। एक में हम क्या करते हैं? जमा करते हैं और एक में हम निकालते हैं, निकासी करते हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक पक्ष संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा पक्ष दायित्व और देयताओं का, ठीक है ना। यानी एक पक्ष संपत्तियों का करेगा, दूसरा पक्ष देयताओं का, ठीक है ना, भुगतानों का। प्रत्येक व्यापारिक संस्था के पास जितनी संपत्तियां होती हैं उतनी ही उस संस्था की कुल देनदारियां होती हैं। कहने का मतलब कि हम जितने की वस्तु लेंगे आपसे उतने का ही हम मूल्य आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है, नेक्स्ट आता है आगम मान्यता अवधारणा। आगम मान्यता अवधारणा में क्या करना है, ठीक है। तो इसके पहले मिलान सिद्धांत था। मिलान सिद्धांत में क्या करते हैं हम? लेखांकन की समस्त परिस्थितियों, जो लेखांकन की सूचीबद्ध परिस्थितियां हैं, क्रमबद्ध परिस्थितियां हैं, उन सभी सिद्धांतिक परंपराओं के तहत, है ना, उनकी सूचियों का मिलान करते हैं, ठीक है। तो यह मिलान लेखांकन सिद्धांत हो जाता है। फिर अगला आता है इसी में आगम मान्यता अवधारणा। आगम मान्यता अवधारणा में क्या होता है? यह एक आय प्राप्ति अवधारणा है कि व्यापारिक व्यवहार में या व्यवसाय में लेखांकन सिद्धांत की ये वह अवधारणा है जिस पर जो हमें आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जब हमें किसी व्यवसाय में आय की जब प्राप्त होती है तो उसके लिए जब हम कोई लेखांकन सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या लगता है? आगम मान्यता सिद्धांत लगता है, ठीक है। अगला है जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। अब जांच योग्य लिखित प्रमाण, ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप, जांच करना यानी जानकारी, जांच यानी परीक्षण करना, ठीक है, और लिखित प्रमाण यानी राइटिंग एविडेंस होना चाहिए, लिखित प्रमाण। इस अवधारणा में क्या करते हैं? यह अवधारणा, इस अवधारणा का आशय है कि समस्त लेन देनों का उचित प्रमाण, यानी जो लेन देन किए गए हैं किसी भी व्यापारिक व्यवहार में, उनका उचित प्रमाण हो। इस प्रमाण की पुष्टि में व्यापारिक प्रपत्र भी होना चाहिए, यानी व्यापारिक प्रपत्र एक टाइप से लेखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्र व्यवहार होता है, बीजक होता है, बिल होता है, आपने ये सब सुना होगा, रसीदें होती हैं, प्रमाणक होते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, है ना, प्रूवेबल डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए जिसको हम इन फ्रंट ऑफ प्रूव कर सके देन कि इन चीजों का लेन देन हुआ है। तो जांच एवं लिखित प्रमाण सिद्धांत में ये आती हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण से ही आप समझ रहे होंगे कि कंप्लीटली स्पष्ट होना, ठीक है ना, पूरी तरह से स्पष्ट होना। तो इसमें हम समझते हैं प्रकटीकरण के सिद्धांत का आशय है कि वित्तीय विवरण पूर्ण ईमानदारी के साथ तैयार किए जाने
चाहिए। उनमें सभी तथ्यों व सूचनाओं का सही उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें पूरी तरह से शुद्ध और साफ सही उल्लेख होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कंपनी अधिनियम ने कंपनी के लेखों में आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण कई व्यवस्थाएं की हैं। इसी प्रकार भारतीय लेखांकन मानक के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, कई नियम दिए हैं। ठीक है ना, इसलिए कंपनियों का आय विवरण, आर्थिक चिट्ठा आदि निर्धारित प्रारूप में बनाए जाने आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है, इसी में नेक्स्ट आता है उपार्जन का सिद्धांत। तो उपार्जन के सिद्धांत को अपन समझते हैं। तो उपार्जन के सिद्धांत में क्या होता है, सभी प्रकार के जो व्यय होते हैं और जो आय होते हैं, है ना, इनका लेखांकन उनके घटित होने पर आधारित किया जाता है, ना कि रोकड़ और ना कि वास्तविक भुगतान और अथवा प्राप्तियों के, है ना, प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है। यानी रोकड़, वास्तविक भुगतान तथा प्राप्तियों के आधार पर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर, व्ययों और आयों के लेखांकन घटित होने के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका हो गया मूलभूत अवधारणा एवं मान्यताएं और मूलभूत लेखांकन के सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है आपका परंपरा एवं प्रवर्तनीय लेखांकन। परंपरा एवं प्रवर्तनीय लेखांकन में हम समझते हैं, तो उसमें पहला नंबर है एक रूपता की प्रथा। एक रूपता की प्रथा प्रबंधकों द्वारा अपने व्यापार के संबंध में निश्चित निष्कर्ष निकालने और धारणाएं बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार का लेखा करने के लिए प्रत्येक वर्ष समान नियमों व पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, एक रूपता की प्रथा परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करती है। यानी अगर एक ही प्रकार का जितने वर्ष हमारा व्यवसाय चलता है, तो हम प्रतिवर्ष, है ना, हर वर्ष उसके सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें और एक ही प्रकार का सिद्धांत रहे, तो उससे क्या हो जाता है, हमको तुलनात्मक अध्ययन मिल जाता है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का, या इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष का। ठीक है ना, तो ये एक रूपता की प्रथा है। दूसरा आता है रूढ़िवादिता की प्रथा। रूढ़िवादिता के अनुसार क्या होता है कि रूढ़िवादिता में आती है निगेटिविटी, यानी एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं नकारात्मकता। तो उसमें हम रूढ़िवादिता की प्रथा में हम लाभ की उम्मीद जो है तो ना करें, लाभ की उम्मीद ना करें, परंतु सभी संभावित हानियों की व्यवस्था जरूर पहले से की रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब व्यापारिक व्यवहार करने जा रहे होते हैं, तो उसमें हमें लाभ हो, हमें उसमें लाभ हो यह सोच करके नहीं चलना चाहिए, लेकिन यह सोच करके जरूर चलना चाहिए कि जो उसमें हानि होगी या फिर जो उसमें लॉस होंगे, उसको किस प्रकार से हमें कवर अप करना है या कंट्रोल में लाना है और उसकी भरपाई किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट आता है इसमें सारता की प्रथा। तो सारता में क्या होता है, सारता यानी सार तत्व। ठीक है, तो सारता का तात्पर्य है महत्वपूर्ण या महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस, जिसको हम जानते हैं इंग्लिश में। इस परंपरा के अनुसार लेखांकन से मिलने वाली सूचनाएं यथार्थ रूप से यानी पूर्णतः सही होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो लेखांकन किए गए हैं उस लेखांकन में किसी भी लेन देनों का पूर्णतः स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है उचित समय का सिद्धांत। तो उचित समय के सिद्धांत में चूंकि समय आ रहा है और उचित समय का सिद्धांत आ रहा है, ठीक है, तो लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता को समय पर सूचनाएं उपलब्ध करानी अनिवार्य होती है। यानी जो लेखांकन सूचनाओं के प्रयोग करता है, लेखांकन सूचनाओं को यूज में लाने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करानी आवश्यक हो जाती है। संस्था का वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर यथाशीघ्र तैयार कर लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है उद्योग प्रथाएं।
उद्योग प्रथाएं में क्या आता है कि लेखापाल को वित्तीय विवरण तैयार करते समय उस उद्योग में प्रचलित प्रथाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक उद्योग की अपनी विशेषताएं और अपनी आवश्यकताएं होती हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, कुछ उद्योग लघु होते हैं, लघु उद्योगों की, लघु यानी छोटे उद्योग, तो छोटे उद्योगों की एक अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं। फिर मध्यम उद्योग होते हैं और उसी प्रकार से फिर बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी प्रकार के उद्योगों में अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, सूचनाओं का पालन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण क्या हो जाता है, चैप्टर, इस क्वेश्चन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो हमने दो क्वेश्चन के बारे में अभी समझा, ठीक है। इसके बाद आता है एक तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है लेखांकन की आधारभूत स्वयं सिद्ध मान्यताएं।